दोस्तों अब जो है हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। एग्जाम के मद्देनजर जो है ये सब जो है ऑब्जेक्टिव बन के आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों अभी मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है वो ये है। देखिए प्राकृत संख्या 1 2 3 4 आदि प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो ये जो एक से स्टार्ट होता है और डॉट 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 जा रहा है, मतलब कि ये चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, हमारी प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये समझना है। पहला चीज ये तो काफी आसान था। अगला देखते हैं, संपूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर लिया जाए तो यह पूर्ण या संपूर्ण संख्या बन जाती है। अब सब लोग को, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पूर्ण भी बोलता है संपूर्ण भी बोलता है। तो पूर्ण और संपूर्ण दोनों जो है होल नंबर को ही कहते हैं। ठीक है, तो जीरो अगर ऐड कर दें, जीरो अगर लगा दें प्राकृत संख्या में तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है आपने पढ़ लिया प्राकृत संख्या, संपूर्ण संख्या। अब जो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जब किसी संख्या में स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो एक से कटेगा और मतलब अपने आप से कटेगा, खुद से कटेगा। जैसे कि 1 3 5 ये सारी संख्या क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है, यानी कि ये और किसी से कटने वाला नहीं। तो ये जो है हमारा दो से स्टार्ट होगी। दो, ये देखिए अभाज्य संख्या, जब किसी संख्या में स्वयं और एक को छोड़कर अभाज्य संख्या से भाग नहीं लगता है तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जो है दो से स्टार्ट होती है। तो अभाज्य संख्या हमारा जिसको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कहा जाता है इसको, जो 2 3 5 7। अब प्राइम नंबर और जो है ऑड नंबर में फर्क है। ठीक है, ऑड नंबर जो विषम संख्या होती है उसमें वो स्टार्ट होता है 1 3 5 से। तो ये चीज हमको याद रखना है। चलिए, तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटेगा। ठीक है, फिर है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आपको पता है इंटीजर को कहा जाता है। तो बीच में जीरो रहता है, एक तरफ जो है धनात्मक पूर्णांक रहेगा, इस तरफ ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये सारे ऑब्जेक्टिव बन रहा है दोस्तों। ठीक है, इतने से ये सारे ऑब्जेक्ट, ये सब बेसिक है समझिए ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव अगर आपको आएगा तो पहले ये सब चीज जानना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें है कि धन पूर्णांक जो अभाज्य नहीं है यौगिक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ऐसा जो पूर्णांक जो अभाज्य न हो, तो एक प्राइम नंबर होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है। तो जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होगा। वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको छोड़िए, यहाँ देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा कितना है, 2 है। तो ये देखिए 2 हमारा है, जो कि हम लोग इसको मार्क कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। संख्या एक ना हो तो अभाज्य है और ना ही यौगिक। हाँ, एक ना तो अभाज्य है ना ही यौगिक है। ठीक है, ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। एक ये भी एक बन गया ऑब्जेक्टिव। फिर आगे जो बढ़ते हैं, वे संख्याएं जिसे P बटे Q के फॉर्म में लिखा जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है और जानकारी भी है। वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखा जाए, Q नॉट इक्वल टू 0, P और तथा Q पूर्णांक के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके और परिमेय संख्या कहलाती है, जैसे √2 √3 √5। तो जितना भी है जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय जो है दोनों मिला करके मेरा क्या बन जाता है, मतलब कि नंबर बन जाता है। ठीक है, तो रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो हम लिखेंगे तो उसमें या तो आपका जा करके रेशनल नंबर होगा। ठीक है, रेशनल होगा प्लस इरेशनल होगा, यही होगा। तो ये दोनों मिलाएंगे तब जा करके मेरा बन जाता है रियल नंबर। तो जो रेशनल नहीं है वो क्या होगा, फिर इरेशनल होगा। इरेशनल आपको पता है कि √2 जिसका पूरा पूरी रूट ना आवे, √3 √5 सब क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका पूरा पूरी रूट नहीं आता है। जैसे अब अगर √4 लिखें तो ये तो √4 बराबर 2 होता है, तो ये तो पूरा पूरी रूट से निकल जा रहा है बाहर। इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। जब तक रूट के अंदर रहेगा और उसका रूट कंप्लीट नहीं आएगा बाहर में, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इरेशनल नंबर। दोस्तों आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, किसी अपरिमेय का ऋण भी अपरिमेय होता है।
जैसे ए अपरिमेय है तो माइनस ए भी अपरिमेय होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या अगर लिखें हम, जैसे एक अपरिमेय संख्या लिखा √2, तो √2 में माइनस अगर लगा दें तो ये भी तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में इतना से बात आना चाहिए कि √2 अगर इरेशनल नंबर है तो माइनस भी लगाएंगे तो वही होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए अगला है किसी अपरिमेय ए का व्युत्क्रम 1/a भी अपरिमेय होगा। जी हाँ दोस्तों, व्युत्क्रम भी अपरिमेय होता है। कोई भी नंबर ले लें हम, जैसे इरेशनल नंबर ले लें, अपरिमेय संख्या √2 लिया, फिर √3 लेते हैं, तो इसका अगर व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स लेते हैं 1/√3, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर हमेशा ए बराबर बी क्यू, अभी मैंने बताया था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन बी, तो संख्या क्यू और आर ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है। तो ये अब मैं इसको डिटेल से बताऊंगा आगे जाकर के, अभी पहले इतना समझिए कि ये अभी जैसे फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, इस तरफ यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज़ है इसमें, और मैंने ये एक ये वाला भी मैंने बता ही दिया, दोनों फॉर्मूला के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है प्रमेय का, तो प्रमेय का ये बताता है, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और विभाजन एल्गोरिथम में क्या करते हैं कि हम लोग उसको एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हाँ, तो ए और बी, जबकि ए बड़ा बी से, तो 2 नंबर दिया रहेगा, उसको डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है। तो एक मैं इसका एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी चलते हैं मतलब कि डायरेक्ट जो है हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ से, ठीक है। इतना जो पढ़ लिया तो फिर ऑब्जेक्टिव आपका बहुत आसानी से हो सकता है। तो दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो, देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो तो उसके लिए शर्त क्या है, तो अभी मैंने पढ़ा कि आर जो है बड़ा, और आर बड़ा बराबर होगा 0 से और छोटा होगा बी से, यही ऑप्शन दिख रहा है आपको सही, ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, डी भी मार दीजिएगा। चलिए चलिए उसके बाद देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिला के हमको क्या कहेंगे हम लोग, तो रियल नंबर कहते हैं, रियल को बोलते हैं वास्तविक संख्या, तो ये ए नंबर सही है। फिर क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है, पूर्णांक संख्या को, पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर को, हाँ किया जा सकता है, क्यों नहीं, व्यक्त किया जा सकता है, हाँ हाँ ऑप्शन सही है हमारा। फिर आगे देखते हैं, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या हो जाती है, तो प्राकृत, दोस्तों आगे देखिए इसमें कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं होगा। ये वाला जो 4 नंबर है, प्राकृत संख्याओं के संग्रह के में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए, तो ऋण संख्या को शामिल करेंगे और प्राकृत संख्या में शामिल करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपका जा करके पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या बन जाएगा ऑप्शन सी। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा कि नहीं, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो 5 का ए ऑप्शन सही है। फिर सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं, तो प्राकृत संख्या में अगर शून्य ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया भूमिका में खत्म पहला चीज। अब आ जाते हैं हम लोग, जिसका अगला टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन वाला देखिए, अगर पूर्णांक बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो बी को ए का क्या कहा जाता है, हाँ, तो यानी कि पूर्णांक बी ए पूर्णांक से पूर्णतः, यानी कि बी कट जा रहा है पूरा ए से, ठीक है, पूरा पूरी कट जाएगा, विभाज्य है, विभाज्य मतलब वही हुआ, तो बी को ए का क्या कहलाएगा, बी, तो बी हमारा हो जाएगा भाज्य, ठीक है, क्योंकि बी कट रहा है पूरा पूरी ए से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाज्य, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि भाज्य भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना क्या होता है, भाजक गुना
भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। ठीक है, ए करेक्ट है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है कि नहीं? तो जीरो जीरो जो है किसी को भी विभाजित करेगा, किसी को भी। कोई भी चीज़ अगर लिखते हैं हम लोग तो बटे जीरो करते हैं तो क्या वो डिवाइड होता है? ये पूछना चाह रहा है वो। तो सब यहाँ पर आइए देखिए, क्या लिखा हुआ, क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? तो जीरो किसी को पूर्णांक को विभाजित नहीं करता है, क्योंकि अगर पूर्णांक डिवाइड बाय जीरो लिखते हैं कोई भी, जीरो से, जैसे कि वन ही एक पूर्णांक लिखा, वन में जीरो कर दिया तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। टू बाय जीरो भी करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो पूरा पूरी ये डिवाइड नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं, इसका सही ऑप्शन है, 8 का नहीं। उसके बाद है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है। तो क्या किस किस लिए करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग? तो हम लोग दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन सही है। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। अगला देखते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? तो धनात्मक जो भी पूर्णांक होगा, विषम, विषम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? देखिए, विषम के लिए हम लोग लिखते हैं 2m+1, ऐसा लिख सकते हैं, या 2q+1। क्योंकि देखिए ये किस फॉर्म में होता है, अगर q 1 रखें हम, q मान लीजिए कि 1 रखते हैं, q बराबर 1, पहली बार 1 होगा तो क्या हो जाएगा? 2q+1, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2, 2+1 कितना हो गया? 3। ये क्या हो गया? विषम पूर्णांक हुआ ना, विषम पूर्णांक हो गया। फिर अगला रखते हैं, मान लीजिए 2 रखा, तो 2 इंटू 2+1, दोनों इन 4, एक 5, 5 आया, तो 3 5 आ रहा, तो ये क्या हो गया? ये किस ढर्रे का हो गया? समझिए कि ये हो गया आपका जाकर विषम पूर्णांक। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही है, 10 का डी। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? अब आगे देखिए, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? तो सम पूर्णांक हमारा जो होता है तो सम पूर्णांक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? देखिए 2q लिखेंगे, 2q, क्योंकि 2 इंटू क्यू, क्यू का मान पहली बार 1 रखे तो 2 इंटू 1 2 हो जा रहा है, फिर क्यू का मान 2 रखे तो 2 दूनी 4 हो जा रहा है, तो 2 4 यही तो है हमारा सम पूर्णांक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, 11 के सी। क्लियर है? तो आगे देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? तो किसके लिए, किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? तो शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए, शून्य सहित सभी पूर्णांकों, केवल धन पूर्णांकों के लिए सभी उत्तर ठीक है। दोस्तों ये हो गया। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? तो शून्य सभी सहित सभी पूर्णांकों के लिए, सभी सभी पूर्णांकों के लिए लागू किया जा सकता है यूक्लिड विभाजन। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लेम्मा किन पूर्णांकों के लिए संभव है? तो जो विभाजन प्रमेय का जो है वो केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए हम लोग का सही होता है। ठीक है, फिर देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, तो डी द्वारा विभाजित होगा। एचसीएफ निकाले हैं तो एचसीएफ का मतलब ही होता है ना कि जैसे कि दो अब नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो उसका मतलब ही है कि वो डिवाइड होगा उससे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कि 8 12 का मैं अगर निकाल रहा हूँ, ये 8 और 12 का निकाला था, तो इसका भी आया था मेरा, जैसे किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 4 8, ये भी कटेगा, 1 2 3 4, ठीक है, 6, और उसके बाद 12। ठीक है, अभी दोनों में देखिए हाईएस्ट कॉमन, पहले तो कॉमन देखिए, कॉमन एक एक आ रहा है, और हाईएस्ट फिर 4 4 आ रहा है, तो हाईएस्ट कौन हुआ है? 4 हुआ, तो 4 दोनों से कटेगा, देखिए 4 दूनी 8, 4 के 12। एचसीएफ का मतलब ही वही होता है कि वो दोनों से फैक्टराइज होगा। तो यही चीज़ पूछ रहा है यहाँ पर कि तो ए और बी, यानी कि केवल ए से और केवल बी से। ठीक है, यानी कि ए से और बी से दोनों से होगा, तो यहाँ ए वाला ऑप्शन सही होगा, सी नंबर। ठीक है, उसके बाद है दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी हो तो भागफल क्यू तथा शेषफल आर है, जहाँ इतना अच्छे से दिया हुआ है, तो हो तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? सी और डी वाला हिसाब है। तो देखिए ए, अब जो ऑप्शन था यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो मैंने बताया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर क्या है, जैसे ए है बराबर बी क्यू प्लस आर, सी यहाँ पर क्या है?
तो जो बड़ा होगा वो मेरा इधर रहेगा, तो सी यहाँ पर रहेगा, तो सी बराबर डी क्यू प्लस आर, यही वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि सी बराबर डी क्यू प्लस आर, क्योंकि जब भी ए बी में रहता है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा सी डी प्लस आर। दोनों धनात्मक पूर्णांक सी और डी, तो इसका एच सी एफ का क्या होगा अगर शेषफल आर है तो, आर मतलब शेषफल आर बराबर 0 है तो इसका जो शेषफल होगा वो डी होगा। ठीक है, सी और डी, शेषफल क्या हो जाएगा इसका, आर अगर 0 हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो शेषफल हो जाएगा इसका डी। डी हमारे कौन सी संख्या है, छोटी वाली संख्या। ठीक है, एचसीएफ में तुलनात्मक पूर्णांक सी और डी, सी बड़ा है डी से और आर नॉट इक्वल टू 0, तो एचसीएफ सी डी कितने के बराबर होगा। तो अगर आर नॉट इक्वल टू 0 है, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो डी कमा आर, ये वाला ऑप्शन सही है, ए इस तरीके से लिखा जाए, बी आर ये वाला डी, और ये जो नहीं आ रहा है आर नॉट इक्वल टू 0 वो। ठीक है, तो ये वाला याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब देखते हैं आगे, देखिए √18 का परिमेयकरण गुणांक है, √18 का परिमेयकरण गुणांक है, तो परिमेयकरण गुणांक क्या होगा √18 का, तो मतलब परिमेयकरण गुणांक का मतलब यहाँ पर ये हो गया। तो दोस्तों इसमें परिमेयकरण गुणांक के बारे में थोड़ा सा देखा जाए, तो पहले √18 का परिमेयकरण देखो, तो √18 का यानी कि, तो √18 का हमको परिमेयकरण गुणांक निकाला, तो √18 को पहले लिखिए आप, कैसे लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 दूनी 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 तिया 18, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आप कि 3 का तो जोड़ा बैठ रहा है लेकिन 2 का नहीं बैठ रहा है, तो इसका मतलब अगर हम इसमें 2 और डाल दें ऐसे करके और इसमें गुना √2 कर दें तो मेरा जोड़ा बैठ जाएगा। देखिए इस तरह से 2 × 2 × 3 × 3, ये हो जाएगा आपका, 3 भी बाहर निकलेगा, 2 भी बाहर निकलेगा, 3 दूनी 6, यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो √2 ही हमको इसमें डालना है, जिसकी वजह से क्या बन जाना है मेरा, ये बाहर निकलेगा रूट से, तो यही गुणांक होगा इसका √2, आंसर वही √2 है। देखिए ठीक है, √18 का परिमेयकरण गुणांक। ठीक है, उसके बाद है 45 तथा 60 का ये एचसीएफ निकालना है। ठीक है, मौ 100 का मतलब होता है यहाँ पर, मौ 100 का मतलब होता है यहाँ पर महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसका मतलब इसी का निकालना है, एचसीएफ 40 एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन ये है हमारा कि 45 तथा 60 का एचसीएफ निकालें। ठीक है, तो 45 तथा 60 का एचसीएफ निकालें, तो इस तरफ आप 45 लिख दीजिए, इस तरफ 60 लिख दीजिए, और बहुत सारा मेथड है, मैं एक मेथड बताऊंगा जो जो मतलब यूक्लिड डिवीजन मेथड से बताऊंगा। देखिए यूक्लिड डिवीजन मेथड में जो बड़ा है उसको आप अंदर रखते हैं, 60 छोटे वाले को बाहर रखते हैं, 45 से कम 45 हो जाता है। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 में 5 गया 5, और इधर हो जाएगा 5 में 4 गया 1, 15 बज रहा है। ठीक है, और 15 को फिर ये वाला जो है यहाँ उतर जाता है 45। ठीक है, तो 15 तिया 45, जब तक 0 ना आवे, जब 0 आ जाता है तो ये वाला जो है आपका नंबर, ये इसका बन जाता है एचसीएफ। एचसीएफ कितना होता है 45, सॉरी 15, तो एचसीएफ जो है 15 मेरा आंसर है। देखते हैं 15 ऑप्शन में है, हाँ जी, डी नंबर ऑप्शन 15 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या, एक और अपरिमेय संख्या लेते हैं जो कि शून्य ना हो, चलिए अपरिमेय संख्या ले रहे हैं हम, शून्य ना, एक अपरिमेय संख्या लिख दिया, 2 ले लिया भाई √2। ठीक है, और एक परिमेय संख्या लेते हैं, तो परिमेय संख्या 2 ले लेते, तो 2√2 क्या है, गुणनफल क्या होगा हमें, तब देखिए ये बनने के बाद क्या मिल रहा है हमको, ये बनने के बाद हमको मिल रहा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि इसमें तो है √2 लगा हुआ ना, ये √2 तो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया अपरिमेय संख्या, तो क्या मिलेगा हमको, हमेशा अपरिमेय मिलेगा, बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। ये बहुत ऑब्जेक्टिव जो है ये सारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियल नंबर से काफ़ी ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं, तो ये वाला थोड़ा सा भारी लगता है बहुत सारे छात्रों को, स्टूडेंट को, तो मैंने इसको जो है आपको, इसके में बहुत सारे और भी हैं बचे हुए, अभी मुझे करना है काफ़ी, इसमें लगभग में 150 क्वेश्चन है,
तो इसमें छांट के ही मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो जो इम्पोर्टेंट है बस वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सवाल सब है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, और मज़ा आ रहा तो ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।